अभी तो ऐसा हो गया ना कि हम लोग अधिकतर ये पिज्ज़ा ब्रेड बर्गर यही सब खा रहे होते हैं, तो एक्ने इरप्शन अभी हर एज में हो रहा है। जैसे मेरी वाइफ है, क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और पता नहीं उसके बाद क्या क्या, और मैं केवल एक मॉइस्चराइजर, वो भी कभी कभी। सही कौन है इस पे? 3 जो मैं एडवाइस करूंगी वो होगा माइल्ड क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड आम पब्लिक होती है वो डर्मा और हेयर ट्रीटमेंट, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखती है। पीपल सोचती है कि ये बहुत कॉस्टली होता है। रायपुर में ना 7 साल से हूँ, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं लेज़र नहीं करना क्योंकि लेज़र से तो कैंसर होता है। एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन ये बोल रहे थे कि उनको एक अल्जारिया की बीमारी थी, फाइनली वो जाके ठीक हुई हमारे रायपुर में आपके क्लिनिक पे। सो हम लोगों ने माधुरी दीक्षित के गाने लगाए उनके लिए, उनके फेवरेट है माधुरी दीक्षित। उसके बाद वो किसी तरीके से लेज़र ख़त्म हुआ। तो ऐसी कोई डिजीज़ है जो यहाँ पॉपुलर हो सेंट्रल इंडिया में और बाकी जगह कम हो? तो लोगों को लेप्रेसी है और वो सफ़ेद दाग के लिए आते हैं। रायपुर दुर्ग क्लिनिक में मोस्ट कॉमन इश्यूज लोग क्या लेके आते हैं? मोस्ट कॉमन डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल। एक छत्तीसगढ़ी सेलिब्रिटी का देखा था मैंने, अनिल सिन्हा का, जिसके हेयर पे आपने ब्लड प्लाज्मा इंजेक्ट किया। तो हमारा तो यूएसपी, हम कुछ नहीं बताने वाले आपको हम क्या क्या करते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि हर दिन शैम्पू करो और तेल मत लगाओ। मैं पिछले 20-22 साल से रोज शैम्पू करती हूँ, तेल नहीं लगाती। अवंती विहार वाले सैलून वाले राजू भैया ने अभी हाइड्रा फेशियल भी खरीदा है, तो वो भी चिपकाते हैं। देखो बोटॉक्स और फिलर्स के ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं जिनको सुन के आप थक चुकी हैं? एंटी एजिंग में सिर्फ बोटॉक्स और फिलर ही आपको रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। आई थॉट ये केवल काइली जेनर लोग कराता है। किम करदाशियां जो कराती हैं वो हमारे पास मशीन है। लोग हेल्थ को लास्ट में रखते हैं ऑलरेडी, है ना। 15 साल पहले मैं बता सकती हूँ कि डायबिटीज होने वाला है, मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन होगा या नहीं ये बता दीजिए। आपको मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन है। माय गॉड। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज इससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। आज के गेस्ट का नाम है डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, जो कि रायपुर की बहुत ही रेस्पेक्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट है और स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट है। रायपुर से ही नहीं, दिल्ली और मुंबई से भी काफी सारे पेशेंट्स इनके क्लिनिक में विजिट करते हैं बिकॉज ये सेंट्रल इंडिया का सबसे एडवांस्ड क्लिनिक है। हम इनसे बात करने वाले हैं स्किन और हेयर के बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट से लेकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में, जैसे कि बोटॉक्स, फीलर्स, फेस लिफ्ट, हेयर ट्रांसप्लांट, हाइड्रा फेशियल, लेजर ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही लग्जरी चीजें मानी जाती। इस पॉडकास्ट के लास्ट तक आप जरूर बने रहना बिकॉज ये बहुत ही रेयर पॉडकास्ट होने वाला है डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा के साथ, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है और 7 से ज्यादा डिग्रीज है इनके पास। तो मिलते हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से। हेलो उज्ज्वला मैम, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। मैं लिटरली तब से वेट कर रहा था कि हम लोग कब एक पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज मैं जब भी सर्च करता था तो आपका नाम सबसे ऊपर रहता था कि डर्मा में मैं आपके पॉडकास्ट ज़रूर करूं। जी, थैंक यू मनीष मुझे बुलाने के लिए। सो फर्स्ट टाइम मैंने आपका जब रिसर्च कर रहा था तो आपका एक इंटरव्यू देखा था, ठीक है, जिसमें एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन ये बोल रहे थे कि उनको एक अल्जारिया की बीमारी थी, जो वो बहुत जगह घूमे, दिल्ली, मुंबई, फाइनली वो जाके ठीक हुई हमारे रायपुर में आपके क्लिनिक पे। सो वो क्या था? इतना हार्ड था क्या वो सच में? अर्जाइरिया एक ऐसी बीमारी है, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, जहाँ पे आपके ना सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है स्किन पे और आपकी स्किन ना धीरे धीरे ब्लूइश ग्रेइश पिगमेंटेशन डिपॉजिट करती जाती है और जितना ज़्यादा आप धूप में रहोगे उतनी ज़्यादा डार्क होती जाती है। क्योंकि सर काफ़ी दिनों से अर्जाइरिया से परेशान थे, तो उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया था और उन्होंने अपने स्टिच रिमूवल के लिए जब हमारे पास आए थे, बिकॉज उनकी बायोप्सी हुई थी, तब तक आई थिंक काफ़ी जगह, काफ़ी सेंटर्स पे उन्होंने बहुत कुछ कराया था, कभी डायग्नोस नहीं हो पाया था कि उनकी क्या बीमारी थी। स्टिच रिमूवल के दौरान ही मैंने कहा था कि सर ये मुझे तो अर्जाइरिया लग रहा है, तो उन्होंने कहा अर्जाइरिया वो क्या होता है? तो अर्जाइरिया सिल्वर डिपॉजिशन के साथ होता है। तो क्योंकि हम लोग स्टिच रिमूव कर रहे थे और बाई चांस विद इन हाफ एन आवर ना उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी आई, क्योंकि उन्होंने बायोप्सी कराई थी कहीं और से, दिल्ली से, और बायोप्सी रिपोर्ट में भी अर्जाइरिया ही आया। तो वो बहुत अमेज्ड हो गए कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने बायोप्सी तो 1 हफ्ते पहले कराई, रिपोर्ट अभी आई, बाई चांस उनके फ़ोन पे आई, आपने पहले कैसे बोला कि अर्जाइरिया? मैंने कहा सर मुझे लग रहा है अर्जाइरिया है, बट ये इतना रेयर है ना कि लाइफ में पहली बार क्लिनिकली मैंने भी देखा था। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था,
ऑफ कोर्स आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, जर्नल्स में पढ़ा था, या टीवी पे डिस्कवरी चैनल्स पे आप थोड़ा बहुत जान रहे थे। कहते हैं मिलियन में 100-200 लोगों को ही होता है। जी जी, क्योंकि पहले देखिए जितने भी चांदी के फैक्ट्रीज होते थे वहाँ होने के चांसेस होते थे, या पहले सिल्वर के सिरप्स दिए जाते थे वहाँ होते थे। बट अब क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं करते, मशीन यूज़ होती है, तो ये उतना कॉमन नहीं है। सर चांदी के कवरिंग वाली इलायची खाते थे एज अ माउथ फ्रेशनर, एंड शायद उनको वहाँ से हुआ था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डार्कनिंग थी। जितने भी क्रीम स्पील्स उन्होंने जहाँ जहाँ भी किए थे वहाँ नहीं हो पाया था। फिर फाइनली हम लोगों ने प्लान किया कि लेज़र्स, क्योंकि इस पर लेज़र ही काम करता है, क्यू स्विच लेज़र काम करता है, और वर्ल्ड में 2 स्टडी है जहाँ पे 2 लोगों के क्यू स्विच लेज़र करने के बाद अर्जाइडा ठीक हुआ था, बट वापस फिर आ गया था। क्योंकि मेरे पास पीको लेज़र है, लाइक उससे थोड़ा सा बेहतर, जो पीको सेकंड पे डिस्ट्रक्शन करता है, तो हम लोगों ने पीको लेज़र किया। अच्छा, अर्जाइडिया काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एक तो पिगमेंटेशन क्रीम से नहीं जाएगी, दूसरे जाना उसको लेज़र से है, क्योंकि ये टैटू की तरह बिहेव करता था, तो पेनफुल बड़ा होता था, तो वो शॉट्स ले नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया, इवन लोकल एनेस्थीसिया दिया, और फिर मुझे रीजनल ब्लॉक करने पड़े पूरे फेस के। ओके, मतलब फेस सेंसलेस था बिल्कुल। सर को फिर भी पेन हो रहा था। सो हम लोगों ने माधुरी दीक्षित के गाने लगाए उनके लिए, उनके फेवरेट है माधुरी दीक्षित। उसके बाद वो किसी तरीके से लेज़र ख़त्म हुआ। जो लेज़र मुझे करने में 15 मिनट लगते हैं, हम लोगों को 4.5 घंटे लगे, और जितनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया, उनका स्किन सिर्फ स्वेल हुआ था, फोले नहीं पड़े थे, बिकॉज उन्होंने पहले कभी लेज़र कराने की कोशिश करी थी जिसमें उनके फोले पड़ जाते थे, छिल जाती थी स्किन, तो वो कभी करा ही नहीं पाए। और पेन, ऑफ कोर्स पेन वाला पार्ट कोई कम नहीं कर पा रहा था। तो जब पहली बार हम लोगों ने किया तो उनकी हिम्मत तो जवाब दे गई थी, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो वो खुद ही सेकंड सेशन कराने आए, और हम लोगों ने टोटल 3 सेशंस किए थे। उनकी स्किन काफ़ी बेहतर है, अब उनके इंटरव्यूज़ में वो काफ़ी फेयर दिखते हैं। हाँ, मैंने वही इंटरव्यू देखा था आफ्टर वाला। जी, तो बहुत शुरू की जो पिक्चर्स होंगी, या कभी उनके प्रोफाइल पे आप जाओगे तो आप देखना कि उनकी स्किन ग्लोइश थी काफ़ी ज़्यादा, अभी बहुत फेयर लगते हैं सर, और सर एक्चुअली में बहुत फेयर है। अब हम लोग एक और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आरएफ टेक्नोलॉजी, जिससे भी उनका अर्जाइडिया कम हो रहा है, और इसमें उनको पेन नहीं होता। वो तो पॉलिटिशियंस है, बट जो आम पब्लिक होती है वो डर्मा और हेयर ट्रीटमेंट इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखती है। पीपल सोचती है कि ये बहुत कॉस्टली होता है और काफ़ी हेजिटेट करते हैं। तो आपको लगता है कि ये रायपुर और भिलाई जैसे जगहों पे सक्सेसफुल है? देखिए, मैं मनीष रायपुर में ना 7 साल से हूँ। इसके पहले मैंने 8 साल साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस किया है, और मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरुआत से ही लेज़र्स के साथ करी है। तो मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पेशेंट आके कहते थे लेज़र करना है। सो इस माहौल से मैं आई थी। लेकिन जब 7 साल पहले मैं यहाँ आई, और मैं अपनी सारी मशीनों के साथ आई थी, तो जब मैं कहती थी ना कि लेज़र करना है, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं लेज़र नहीं करना, क्योंकि लेज़र से तो कैंसर होता है। तो मैं हमेशा कहती थी कि देखो, लेज़र से कैंसर नहीं होता है, आप लेज़र कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन इतना तो ओरिएंटेड रहो कि लेज़र फिजिक्स कैसे काम करता है, स्किन में जाके क्या काम करेगा और कहाँ पे करेगा। ज़्यादा डीप नहीं जाता, उसके अपने टारगेट्स होते हैं जहाँ तक वो जाएगा, लाइक उनके क्रोमोफोर्स होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स। शुरू के 3 साल मनीष मुझे सिर्फ लोगों को सिर्फ यही समझाना पड़ा कि लेज़र मत कराओ, बट अपनी जानकारी सही रखो, लाइक गलत मत जानो। अब प्रॉब्लम ये है कि लेज़र सिर्फ करने से लेज़र के रिजल्ट आ जाए ऐसा नहीं है। लेज़र अच्छा है कि नहीं है, सही लेज़र का उपयोग किया गया है कि नहीं, और जो कर रहा है उसको लेज़र आता भी है कि नहीं। दूसरे चलो लेज़र तो फिर भी कंपनी वाले सिखा के जाएंगे, क्या आप लेज़र जो स्किन पे कर रहे हो या हेयर पे कर रहे हो, आपको पता है कि लेज़र लाइट कितने डेप्थ में जाएगी, कितना वेवलेंथ डीप के लिए जाएगा और कौन सा वेवलेंथ सुपरफिशियल के लिए जाएगा। स्किन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ लेज़र बिल्कुल छूते भी नहीं है, आप लेज़र बोल नहीं सकते पेशेंट को, या एक्टिव कौन से लीजन होते हैं जहाँ लेज़र नहीं करना होता है। तो ये सारी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। दूसरे, सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ मशीन अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ लेज़र बोलने से लेज़र अच्छा काम कर रहा है ऐसा नहीं है। अभी आप देखो सैलून्स में लोग लेज़र घुमाए जा रहे हैं, स्किन जल जाती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन तो हम ट्रीट कर रहे हैं लास्ट में। तो आपको कहाँ काम करना है, आपका टारगेट टिश्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो सिर्फ लेज़र रखने से आप लेज़र का रिजल्ट पालोगे उस सेंटर पे ना, ये भी नहीं होने वाला है। तो ये चेंज हो रहा है रायपुर भिलाई में धीरे धीरे। तो अब हाँ, मैंने जैसा कहा कि अब हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, तो मतलब मैं शुरू के 3 साल सोचो कितनी फ्रस्ट्रेट हुई होंगी कि मैं रोज़ लेज़र कर रही थी दिल्ली में, और यहाँ आई हूँ तो मैं लेज़र से लोग डर रहे हैं। और शुरू के टाइम तो ऐसा होता था कि मैं लेज़र करती थी और लोग कहते थे
ये लेज़र और भी लोग करा रहे हैं इतना महंगा, जबकि ज़्यादा महंगा नहीं था। दिल्ली से तो काफ़ी कम चार्ज करती थी मैं, अभी भी बहुत कम करती हूँ उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छी चुनते हैं, हम चीप लेज़र्स नहीं यूज़ करते। आपको बेस्ट ही मिलेगा हमारे यहाँ, कुछ भी मीडियोकर चीज़ें नहीं होती। बेस्ट फॉर योर स्किन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। हम कभी भी वो छोटी मोटी सस्ती चीज़ों के चक्कर में आपका समय नहीं बर्बाद करते। देखिए हमारे पास लोग आते ही हैं दिल्ली बॉम्बे घूम के, नहीं तो छत्तीसगढ़ तो घूमे रहते ही हैं। और लिटरली मेरे पास इतने दूर से पेशेंट आते हैं ना, मेरे पास पूरे उड़ीसा से आते हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली के बहुत पेशेंट आते हैं, राजस्थान के आते हैं, महाराष्ट्र से बहुत आते हैं, कुछ तो मुंबई के आते हैं, साउथ में भी बेंगलुरु से आते हैं, कुछ मेरे पेशेंट यूएस के हैं। जब भी आएंगे वो यहाँ ट्रीटमेंट करा के वापस चले जाएंगे। उनको पता है ट्रीटमेंट यहाँ बहुत सस्ता है। आप कंपेयर करो, आप ये कंपेयर करो कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं या जो मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी हम आपको दे रहे हैं, वो अगर यूएस में एक सेशन का $3,000 चार्ज हो रहा है, यानी 2.5 लाख से ऊपर या 3.25 लाख, तो क्या ये यहाँ इतना चार्ज हो रहा है? नहीं, यहाँ 1,000 में चार्ज हो रहा है, कुछ सम थाउजेंड्स। तो डिपेंड करता है आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हो। आप बहुत सिंपल चीज़ को किसी बड़ी चीज़ से नहीं कंपेयर कर सकते, या बहुत बड़ी चीज़ को किसी छोटी चीज़ से नहीं कंपेयर कर सकते। ओके, बट लोग हेल्थ को लास्ट में रखते हैं ऑलरेडी, लाइक पहले आईफोन, फिर अगर उनका घुटना दर्द है तो वो लास्ट में जब पीक पे आएगा तो फिर वो। और मेरे को लगता है कि कॉस्मेटिक तो जो मॉडल्स एक्टर्स होते हैं वो उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, बट जो एक रेगुलर पर्सन है वो भी लास्ट पे रखेगा अपने। नहीं, ऐसा नहीं है मनीष। अभी ना सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। मुझे लगता है ना कि जब से कोविड आया है ना, तो लोग ना फ़ोन पे ज़्यादा रहने लगे हैं, स्क्रीन टाइम। अब हर कोई अपनी लाइफ का हीरो है, अपनी लाइफ की हीरोइन है। अभी भी हम लोग स्क्रीन पे है, दिख रहे हैं। अब हम जब दिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा बेस्ट वर्जन दिखे, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे लोग हैं या उनका खुद का प्रोफाइल है, या रील्स बना रहे हैं, या टिकटॉक बना रहे थे जब, या यूट्यूब पे कर रहे हैं, या खुद की स्टोरी डाल रहे हैं, उनको अच्छा ही दिखना है। बिकॉज हम अपनी नज़र में अच्छे ही दिखना चाहते हैं। सामने वाला हमको क्या सोच रहा है वो एक अलग ही चीज़ है। बट हम जब सुबह उठते हैं और मिरर देखते हैं ब्रश करने के टाइम में, क्या हम अपने आप को देख के खुश हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। अगर आप सुबह उठो, आपको लगे अरे यार क्या मैं दिख रही हूँ, बाल भी ठीक नहीं है, पे चेहरे पे पिंपल, गड्ढे आ गए, रिंकल्स है, आपका पूरा दिन ना अंडर परफॉर्मेंस में जाएगा। आप कभी भी अगर आप अपने से संतुष्ट नहीं है ना, आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इंटरव्यूज़ में भी ये देखा जाता है, हम हमेशा देखते हैं ना कि अच्छे से वेल ड्रेस होके जाना चाहिए। लोग कहते हैं लोग कपड़े अच्छे पहनो चाहे मत पहनो, जूते अच्छे रहने चाहिए। उससे ब्रांडेड नहीं, साफ सुथरे चमकदार, मतलब गंदे नहीं होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए। बट यहाँ पे मतलब है कि सलीकेदार होने चाहिए, फटे पुराने या धूल मिट्टी वाले नहीं। उससे ये पता चलता है कि आप कितना ध्यान अपने ऊपर देते हो। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, इसका मतलब आप अपने अगल बगल या जो काम कर रहे हो उस पर भी ध्यान देते होगे, क्योंकि आप माइन्यूट डिटेल पे काम कर रहे हो। तो ये सामने वाले को परसेप्शन जाता है कि ये बंदा अपने पे कितना वर्क कर रहा है। अगर अपने पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसका फोकस ऐसा है कि सारे काम पे अच्छा वर्क करेगा, इसकी माइन्यूट डिटेलिंग अच्छी है, अवेयरनेस तो हाँ। तो ये ना आपको कोई स्कोरिंग नहीं देता, लेकिन सामने वाले को एक परसेप्शन देता है कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज नाउ ग्रूम्ड है। अब इसमें होता है कि ओवर ग्रूम्ड रहो तो फिर डेविएटेड हो, बट ओवरऑल स्किन अच्छी है, हेल्दी है। अच्छा, स्किन क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि स्किन इज़ अ मिरर। अगर आप अंदर से बीमार हो, आपकी स्किन डल दिखेगी। अगर आप खुश हो तो स्किन ग्लो करेगी, दुखी हो तो डल रहेगी। तो इंटरनल हेल्थ भी बता देता है स्किन, हेयर भी इंटरनल हेल्थ बताता है, जेनेटिक चीज़ें बता रहा होता है कि क्या क्या हो सकता है। स्किन देख के मैं बता सकती हूँ कि डायबिटीज़ होने वाला है कि नहीं, है ना। 15 साल पहले मैं बता सकती हूँ कि डायबिटीज़ होने वाला है। मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन होगा या नहीं ये बता दीजिए। आपको मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन है। ओह माय गॉड। आपका मीठा और मैदा सब बंद हो जाना चाहिए, चाय में चीनी बंद हो जानी चाहिए, कोशिश कर कोल्ड ड्रिंक सब बंद, और चलना बढ़ाना पड़ेगा। जिम ज्वाइन किया था मैंने, पैकेज लिया था, बट जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मोटिवेशन कम हो जाता है। तो हमको अब देखिए, आपको मन किया कि आप हेल्दी रहो, लेकिन मोटिवेशन नहीं आया, तो हेल्थ में लोग इन्वेस्ट करते हैं हेल्दी रहने के लिए, बट कभी कभी पूरा नहीं कर पाते, प्रायोरिटी नहीं देते। आपको पता होना चाहिए मनीष, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे अंडर वैल्यूड मेडिसिन है। लोगों को अगर आप बोलो कि ये खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, फल सब्जी खाओ, लोग कहेंगे नहीं होता, नहीं मन करता, मैं कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं खाता हूँ।
जितनी भी स्किन के इश्यूज़ हैं अधिकतर, या जितने भी बॉडी के इश्यूज़ हैं, आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन अच्छा कर देने से ठीक हो जाती है। बट ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि ख़राब हमने सालों में किया है, तो अब हमको ठीक करना है ना। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। कभी कभी हम ना खाते वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही, और हम बॉडी को रीड भी नहीं कर रहे कि बॉडी बोल रही है कि ये मत खाओ, चेंजेस दिखा रही है, बट हमको रीड करने नहीं आता। देन यू शुड कंसल्ट समवन की जिसको पता है कि स्किन कैसे रीड करे, बता सके कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है, डाइट में क्या चेंज करना है। रायपुर दुर्ग क्लिनिक में मोस्ट कॉमन इश्यूज लोग क्या लेके आते हैं? मोस्ट कॉमन डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल। एक्ने तो अभी तो ऐसा हो गया ना कि हम लोग अधिकतर ये पिज़्ज़ा, ब्रेड, बर्गर यही सब खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मीठा ले रहे होते हैं। तो एक्ने इरप्शन अभी हर एज में हो रहा है। तो पेरीमेनोपॉजल एक्ने बहुत होता है, जो एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, जो यूजुअली थोड़ा डाइटरी होता है। तो डाइट थोड़ा सा सुधरवा दो ना, तो एक्ने सेटल होने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस वाला पार्ट। एक्ने का ये भी है कि पहले लोग बोलते हैं बेसन, हल्दी ये सब ट्राई करो, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ। आप अपना समय अगर सिर्फ घरेलू नुस्खे में निकाल दोगे ना, तो फिर एक लेवल ऐसा आएगा ना जहाँ डॉक्टर को भी थोड़ी मेहनत लग जाएगी। आप शुरू में जाओगे तो आपको सिंपल स्किन केयर से ट्रीट करके हम लोग दे सकते हैं, बट आप गड्ढे बना के भी आ रहे हो और सिर्फ हल्दी बेसन लगा रहे हो तो फिर तो हमको स्कार रिमॉडलिंग भी करनी होगी। गड्ढे बन गए हैं तो मैं ट्रीट करूँगी, बट अगर मेरे इलाज के दौरान हो और शुरुआत में आए हो तो गड्ढे नहीं बने ही मेरा कोशिश रहेगा। दाने तो ठीक कर ही रहे, गड्ढे भी नहीं बने। एक्ने, हेयर फॉल के अलावा आजकल बॉडी कंटूरिंग, फेस कंटूरिंग, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी अभी कॉमन है या फिर थोड़ा रेयर है? देखिए, बॉडी कंटूरिंग भी काफ़ी सेंटर्स पे हो रहे हैं। डर्मैट्स कितने कर रहे हैं वो थोड़े कम हैं। हम लोग फुल बॉडी कंटूरिंग में हैं एंड FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस के साथ है। और हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट टेस्ला फॉर्मर भी है फॉर बॉडी स्कल्पटिंग। हम कूल स्कल्पटिंग भी करते हैं, कैविटेशन RF भी करते हैं। सभी डर्मैट्स नहीं करते। मैं सिर्फ यहाँ डर्मैट्स की ही बात करूँगी, मैं ऐसे कोई भी वेक सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, बॉडी कंटूरिंग इसलिए अभी डिमांड में है क्योंकि लोग अपनी लाइफस्टाइल नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, लेट नाइट जगते हैं, कैलोरी हाई है, मैदा बहुत खा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, PCOS के कंसर्न से फीमेल्स के, मेल के भी बहुत ओबेसिटी है। और वो जैसे आप भी जिम लेके नहीं गए हो वैसे ही वो लोग भी करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है जिम के साथ वेट घटाने में, क्योंकि जिम में हमेशा आप देखना मसल पहले बनता है, वेट पीछे से घटता है, और हमारा कंसर्न वेट ही रहता है हमेशा, जबकि मसल भारी होता है फैट से। तो हमेशा जिम में ना पहले वजन बढ़ेगा फिर वजन घटता है, फैट जब घटेगा पहले मसल ग्रो होता है। हाँ, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करो। हम आपका फैट घटाने में मदद कर देते हैं सो दैट आप इजीली फैट घटा लोगे। और अगर आप फैट घटा चुके हो और स्किन लूज है तो हम आपकी स्किन टाइट कर देंगे सो दैट नहीं पता चले कि आपकी स्किन ऐसे तुल है। बट इसके लिए भी टाइमिंग होती है। आप ऐसा नहीं कि आप सारा ही वजन घटा लो और स्किन एकदम लटक जाए, तब फिर आप मशीनों से चाहो कि वापस जाए, तो उसको बहुत मेहनत लगेगी। आप जिस दौरान वेट घटा रहे हो और जिम कर रहे हो उसी दौरान स्किन भी टाइट होती जाएगी ना, तो आपके कहीं पे भी वो लूज स्किन नहीं आएगी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें 200 किलो का बंदा 60 किलो पे चला जाता है और स्किन ऐसे लटकी रहती है हर तरफ से। ये फैट रिडक्शन मशीन में होता है? नहीं, अलग लाइक बॉडी स्कल्पटिंग के लिए मेरे पास 8 मशीनें हैं, है ना। अभी तो 2 सेंटर के कारण भी और भी आएंगी, बट 8 है। 8 अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, ये अलग अलग काम करती हैं। फैट घटाने के लिए कूल स्कल्पटिंग एंड कैविटेशन RF काम करता है, बॉडी एफेक्ट्स भी काम करता है। बट अगर टिश्यू टाइटनिंग करनी होती है तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो फैट घटाना इज़ टोटल डिफरेंट टारगेट। फिर मसल स्कल्पटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत बारी क्या होता है ना, आपके फैट नहीं होता, आपके विसरल फैट है या फिर आपका टमी लूज है, तो टमी बाहर की तरफ आ गया। उस केस में आपके मसल्स को टोन करना ज़रूरी है ताकि पेट, पोस्टपार्टम भी होता है और मेल्स में भी होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। बेली बाहर चला गया और उन्होंने कभी एब्स किए ही नहीं है एक्सरसाइज, तो उस केस में फिर टेस्ला फॉर्मर आपको हेल्प करता है कि मसल को इतना टोन कर दे कि मसल अंदर चला जाए। सेम डिलीवरी के बाद क्योंकि पेट लूज हो जाता है, इवन मसल स्प्लिट हो जाते हैं, उस केस में भी टेस्ला फॉर्मर आपके पेट के मसल को टाइट करता है, इवन बैक पेन कम करता है और पेल्विक रिजुविनेशन भी करता है। लाइक उसका एक चेयर होता है जो कि फीमेल में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हम प्रमोट करते हैं, बिकॉज मैंने मास्टर्स इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी किया है। तो उस चेयर से आपके
पेल्विक डायलेटेशन या पेल्विक लूजनिंग कम की जा सकती है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कम किया जा सकता है। सिमिलरली मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में वो काम करता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी करता है। सो पेल्विक नर्व सप्लाई इंप्रूव करता है और मसल टोन करता है। सो इट वर्क्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। सो ये मशीन अकेले फिर आपके छत्तीसगढ़ में है सिर्फ डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में, तभी वी वर्क ऑन टेक्नोलॉजी एंड वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन होती है। आई थॉट ये केवल काइली जेनर लोग कराते हैं, हमारे रायपुर में भी किम होता है। करदाशिया जो कराती है वो हमारे पास मशीन है मोफिस 8। ओके। ठीक है, हम वो कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट आपको हॉलीवुड सेलिब्रिटी ले रहे हैं ना, वही मशीन से वही ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। बोटॉक्स और फिलर्स के ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं जिनको सुन के आप थक चुकी है? देखिए, एंटी एजिंग में सिर्फ बोटॉक्स और फिलर ही आपको रिजल्ट देगा ऐसा नहीं होता है। और जो बोटॉक्स कर सकता है वो फिलर नहीं कर सकता, और जो फिलर कर सकता है वो बोटॉक्स नहीं कर सकता, ये भी है। हम बोटॉक्स लोग का केवल क्योंकि रील्स ही देखते हैं। जी, क्योंकि कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं बोटॉक्स करना है, तो मैंने कहा बट बोटॉक्स के तो लाइंस नहीं बने, तो बोले लेकिन एंटी एजिंग में कुछ तो करेंगे। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स कब करते हैं। तो बोटॉक्स करते हैं जब आपके मसल्स बहुत हाइपर एक्टिव है। दूसरे, बोटॉक्स एंटी एजिंग नहीं है, वो मसल की एक्टिविटी को कम कर देता है सो दैट आपके एक्सप्रेशन लाइंस कम बने। ये आपके यंग एज में भी हो सकता है। अगर बचपन से ही हमने बहुत एक्सप्रेशन दिए है, हम बहुत हंसते थे तो ये 3 लाइन बन गई, या हमेशा हम ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं तो ये लाइंस बन गई, तो अब 20 साल की उम्र में भी बन सकता है। तो बोटॉक्स इज़ नॉट एन एंटी एजिंग इंडिकेशन। ऑफकोर्स ये सॉफ्ट कर देता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन को, तो आप एजड कम दिखते हो, बट ये आपको 20s में भी हो सकता है ज़रूरत पड़े। और इसके काफ़ी इंडिकेशन होते हैं। हम नोज़ लिफ्ट्स कर सकते हैं, हम लिप फ्लिप कर सकते हैं, हम चिन बेहतर कर सकते हैं, जॉ लाइन क्रिएट कर सकते हैं, नेक के बैंड्स कम कर सकते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वेजिनिस्मस का केस ट्रीट किया है, तो वेजिनिस्मस के केस में बोटॉक्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो बोटॉक्स एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होता है जहाँ पे भी आपके लगता है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को थोड़ा सा कम कर रखना है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग में भी करते हैं। हमको कभी कभी हेयर इंप्रूव करना होता है तो बोटॉक्स स्कैल्प पे भी देंगे, सेम इंजेक्शन जो हम यहाँ देते हैं, तो हेयर भी इंप्रूव होता है। तो उसके डिफरेंट इंडिकेशन होते हैं, काफ़ी जगह पे काम किया जाता है उससे। देन कम्स फिलर्स जो होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं, अलग अलग डेंसिटी में होते हैं, मतलब सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे। जो बहुत हार्ड होंगे वो लिफ्टिंग का काम करेंगे, जो सॉफ्ट होंगे वो हाइड्रेशन का या वॉल्यूम का काम करते हैं। वो यूजुअली हम लोग कहीं वॉल्यूम लॉस है, जैसे हड्डी जैसे एज करेंगे कम होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तो प्रपोर्शन वाइज हम चेंज करते हैं। सिमेट्रिकल से ज़्यादा ना, जैसे यंग एज में ना ये पतला होता है, ये चौड़ा होता है। जब हम ओल्ड एज के होते हैं तो विथ ग्रेविटी ऊपर का फेस पतला और नीचे का फेस बल्की होता है, तो इसको लिफ्ट किया जाता है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम, ये जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है यहाँ पे वॉल्यूम दिया जाता है ताकि ये लिफ्ट हो। तो वो क्या करता है कि यहाँ जो स्किन लटकी उसको भी लिफ्ट कर सकता है। बट फिलर्स फिर ओवर यूज़ नहीं करने होते, क्योंकि वो थोड़ा वाटर इनटेक करते हैं। तो कभी कभी बहुत देखना कि सेलिब्रिटीज़ के एकदम फूल गए हैं फेस। उर्फी जावेद के फोटोज आते हैं। उर्फी नहीं कराया था, उसके बाद नहीं वो उसने फिलर डिजॉल्व कराया था। अच्छा, वो माइनस कराया था। हाँ, तो डिजॉल्व जब करते हैं ना तो एक रिएक्शन होता है जिसमें फिलर डिजॉल्व होते हैं, तो सूजन आती है, 2-3 दिन रहती है, फिर सेटल हो जाती है। तो वो तो कभी भी आप फिलर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया या गलत हो गया या कोई आर्टरी ब्लॉक कर रहा है या नर्व ब्लॉक कर रहा है या जो भी वेन्स ब्लॉक कर रहा है, डिजॉल्व किया जाता है। उन्होंने फुल फेस डिजॉल्व किया था और अभी देखो अभी वो और पहले से सुंदर दिखती हैं। ओके, तो ये लाइफ टाइम नहीं होता, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम में अभी हिस्टोपैथोलॉजिकली देखा गया, जो सबसे लंबा ड्यूरेशन जो देखा गया, तो 17 साल के बाद भी फिलर अपनी जगह पे था, ऐसा देखा गया। तो रहते हैं, किस क्वालिटी के फिलर हैं, कैसा क्रॉस लिंकिंग है, वो भी डिपेंड करता है। और कोई ज़रूरी नहीं होता आप उसको साल में करो। मैंने जितने भी लिप फिलर, चिन फिलर्स किए हैं अभी तक 2.5 साल से ऊपर हो गए, टचअप की ज़रूरत तक नहीं पड़ी है। जब मशीन्स की एडवांसमेंट हो रही है तो आपने भी कम्प्लीटली अडॉप्ट किया है सारे। मैक्सिमम कितने मशीन्स हैं आपके पास? मेरे पास अभी 70 हैं। ओह, और ये एक ही रूफ के अंडर है? हाँ, रायपुर का जो डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक है वो 3 मंजिल का क्लिनिक है, जो कि लगभग 7,500 स्क्वायर फीट होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और भिलाई का भी जो सेंटर है वो भी लगभग 1,500 स्क्वायर फीट का है। तो ये 2 सेंटर फुल फ्लेजेड लिस्ट है,
मशीनों से, बिकॉज मेडिकल सिस्टम में क्या नया आएगा, टेक्नोलॉजी ही नहीं आएगी, मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, नई दवाइयाँ आएंगी, बायोलॉजी वही रहने वाली है, बायोलॉजी वही रहेगी, रिपेयर machines करने का advance होंगे। तरीका, हाँ, सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है वहाँ पे, अपने डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, तो डिवाइसेस ही आपका मेन है। आप समझिए आप एक जंग में हैं, अगर सरकार आपको अच्छा, मतलब सेना को सरकार देती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट दे रही है, अच्छे अच्छे गन्स दे रही है। इस बार S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम था, जिसने कितने पाकिस्तानी बारूद को हटाए, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ ना इंडिया के अंदर, तो वो डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी है, उसने कैसे हेल्प किया, पूरा सिस्टम। तो अगर इंडिया इन्वेस्ट नहीं किए रहता उस पर, तो आज तो क्या ही बुरी स्थिति होती, हो सकता हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, हम अभी युद्ध वाली स्थिति में होते। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे जब जैसे ही गए ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो गया, आपका जो हानि होना था वो नहीं हुआ। सेम वैसे ही मशीनों के साथ, जब मेरा वॉर फ्रंट स्किन, हेयर, ओवरऑल वेलनेस है, तो मेरा जो डिफेंस सिस्टम है वो मशीनें हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती हूँ, फिर मैं मेडियोकर कुछ नहीं करती, मुझे सब बेस्ट चाहिए। इसलिए क्योंकि जब मैं कर रही हूँ तो मुझे अपनी मशीनों पे कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो मैं रिजल्ट दे पाऊँगी। तो दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब स्किन की बात करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है, जैसे मेरी वाइफ है तो क्लिंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र और पता नहीं उसके बाद क्या क्या, और मैं केवल एक मॉइस्चराइज़र, वो भी कभी कभी। सो सही कौन है इस पे? देखिए, लड़कों की स्किन जो होती है ना, जब तक 40s 50s के वो होते हैं ना, उनका खुद का टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में बहुत ऑयल बनता है, सीबम प्रोडक्शन हाई रहता है। तो क्या होता है कि उनको ना यूजुअली स्किन में बहुत हाइड्रेशन, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, बट अगर आप स्किन केयर में हैं तो एक बढ़िया क्लिंजर होना चाहिए और एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी को हाइड्रेट करके रखोगे तो उसको बहुत ऑयल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक सनस्क्रीन, इतना बेसिक होना चाहिए। आपकी वाइफ भी अच्छा कर रही है, बट आई डोंट नो कि उसकी स्किन किस टाइप की है, क्योंकि टोनर सबको नहीं जाता, सेंसिटिव स्किन वालों को आपके विटामिन सी सीरम्स नहीं जाते, बट लोग क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से सुन के सब लगा रहे होते हैं, तो कभी कभी ओवरडू भी होता है। सो कोई भी स्किन केयर रूटीन में एक माइल्ड क्लिंजर, एक बढ़िया मॉइस्चराइज़र, सीरम में कुछ अच्छा करना है तो स्किन क्वालिटी के हिसाब से या तो ग्रोथ फैक्टर सीरम रखो या एजिलिक एसिड सीरम, बट फिर सेंसिटिविटी देखनी पड़ती है, बिना स्किन देखे आप नहीं बोल सकते हो। विटामिन सी अच्छा सीरम है, बट सबके स्किन पे सूट करे ऐसा भी नहीं है। तो 3 बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है। अगर मुझे किसी की स्किन नहीं पता तो 3 जो मैं एडवाइस करूँगी वो होगा माइल्ड क्लिंजर, मॉइस्चराइज़र, हाइलुरोनिक एसिड वाला, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी को, यूजुअली नहीं करता, एंड एक बढ़िया फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन क्यों? क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा होता है। और शुगर क्या रोल प्ले करता है स्किन पे? शुगर बेसिकली ना मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन कर सकता है, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। एंड इट्स नेवर कि हल्का मीठा, कॉम्प्लेक्स शुगर कम परेशान करता है। अगर आप जितना खा रहे हो और उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो तो स्किन पे ज़्यादा असर नहीं आती। अभी बहुत बड़ा टर्म्स आता है कि कोरियन ग्लास स्किन बहुत लोग करा रहे हैं, अपने इधर होता है, कराते हैं लोग? अरे अभी परसों ही इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा, मैडम आपके यहाँ कोरियन ट्रीटमेंट होता है? फिर मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज उसके पीछे एक बहुत लंबी रिप्लाई है। पहला, कोरियन पीपल आर ब्लेस्ड, उनकी स्किन जेनेटिकली वैसी है। दूसरे, वो बहुत हाई लेवल ऑफ स्किन केयर करते हैं, काफ़ी सीरम्स लगाते हैं और केयर करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रीम लगा के करते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट भी बहुत होता है, खाना भी रहता है। दूसरे, वो बहुत स्पाइस नहीं खाते हैं। आप देखना नॉर्थ ईस्टर्न की भी स्किन बहुत अच्छी होती है, उबला, स्टीम्ड, ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऑयल नहीं होता, शुगर कम होता है, ये होता है। तो दूसरा, वो आप देखना वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट कोरिया में होता है, तो स्किन ट्रीटमेंट भी बहुत कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी कोरिया में बहुत कराते हैं। दूसरे, हर जगह जहाँ हम रहते हैं ना, हमारी स्किन जेनेटिकली अलग होती है, ठीक है? तो इंडियन स्किन इंडियन जैसे बिहेव करेगी। दूसरे, आपका वेदर कैसा है। तीसरा, आपका खान पान कैसा है, आप अपनी स्किन की कैसी केयर कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन एक सेशन में कोई फेशियल करो और कोरियन ग्लास जैसी हो जाए, तो फिर आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, बिकॉज ऐसे कोरियन ग्लास के बाद 3 दिन बाद जो स्किन जलती है वो हम ठीक कर रहे होते हैं, और वो आपको कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने जितने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, वो इमीडिएट स्किन रगड़ने के बाद वो चमक ही रही होती है, बट वो जल जाती है, और उसके कॉम्प्लिकेशन ठीक करने में हमको 6 महीने से 8 महीने लगते हैं, फुल टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब लेज़र वेज़र सब कर रहे हैं, पूरे ठीक कर रहे हैं, तभी भी
तो ऐसा तुरंत से आपको लगता है कि तुरंत कर रहे हैं और तुरंत रिजल्ट आ रहा है, तो फिर थोड़ा ट्रिक है। अगर आप बहुत जल्दी तुरंत से कोरियन ग्लास में जा रहे हो तो गड़बड़ है। टेक्निक है, हम लोग भी ला सकते हैं कोरियन ग्लास लाइक स्किन, बट उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। लेज़र टोनिंग्स को हम लोग उस हिसाब से उस पैरामीटर पे करते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स वैसे देते हैं, आपका डाइट वैसे सुधारा जाता है, तब जाके आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होती है। बट देन कोरियन ग्लास लाइक स्किन इंक्लूड्स, एक तो इवन कॉम्प्लेक्शन होता है, दूसरा हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये दो चीज़ें मिलके ही कोरियन ग्लास लाइक स्किन देती हैं। तो अगर स्किन बहुत हाइड्रेटेड है, रिजुविनेटेड है, फॉर्म है, पिगमेंट्स नहीं है, डलनेस नहीं है, तो वो ग्लास लाइक स्किन देती है। ऑफ कोर्स हम अचीव कर सकते हैं, बट एक फेशियल में नहीं किया जाता, वो उसका एक स्किन प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, मैं प्लान कर रहा था, अब कैंसिल करना पड़ेगा लग रहा है। नहीं, आप प्लान कर सकते हो, मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा प्रोटोकॉल है, फॉलो करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं। स्किन को अपग्रेड करके नहीं करना होता कि रगड़ दिया और स्किन अंदर से साफ हो गई, उसका एक तरीका होता है। सो इसके बाद, स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो 90% लोग बात करते हैं, हेयर फॉल, है ना। आजकल स्कूल से ही आई थिंक हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हेयर फॉल हो रहा है तो रीठा सिकाकाई आंवला लगाना चाहिए या फिर पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, ये दोनों ही काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये जानो कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। क्या आपके बाल बहुत गंदे रह रहे हैं, आप शैम्पू नहीं कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि बालों में खुजली है तो सबसे पहले शैम्पू करना रेगुलर शुरू करो। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि हर दिन शैम्पू करो और तेल मत लगाओ। हाँ, बिल्कुल सही सही है? बोला था। बिकॉज मैं पिछले 20-22 साल से रोज़ शैम्पू करती हूँ, तेल नहीं लगाती, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे बाल ऑयली जल्दी हो जाते हैं। अगर मुझे स्किन अपनी अच्छी रखनी है तो मैं अपने बाल को साफ़ रखती हूँ। सो पहला फंडा है, अगर आपको चाहिए अपनी स्किन फ्लॉलेस और साफ़, या पिंपल्स कम चाहिए, एक्ने प्रोन स्किन है, सबसे पहले बाल साफ रखो, बिकॉज बाल और स्किन एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ की सारी गंदगी फेस पे आके आपको परेशान कर सकती है। दूसरे, अगर बाल गंदे हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, पेरेंट्स बच्चों को सुबह नहला के भेज देते हैं, बच्चे वहाँ धूल मिट्टी में खेल खाल के आते हैं, हाथ पाँव धुलाए, बस हो गया। ये जो दिन भर धूल मिट्टी रह गई, पसीना रह गया, ये अब आपको लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन देता है और बाल झड़ते हैं। दूसरा, बच्चे खाना ढंग से नहीं खाते, दाल उनको खाना नहीं होता, सब्जी खाते नहीं है, यूजुअली पिज़्ज़ा बर्गर में रहते हैं। तो सबसे पहले एक तो बाल साफ़ रखना शुरू करो। दूसरा, आप खाने में दाल, छोले, राजमा, किशमिश, मुनक्का, खजूर, गुड़, चने खाओ। अब देखो, गुड़ और खजूर, शुगर जिनको हो तो वो थोड़ा छोड़ देना, बाकी जनरल पब्लिक के लिए गुड़, चने एंड खजूर बहुत अच्छे होते हैं। घी में भुने हुए मखाने आपके कैल्शियम और विटामिन डी रिच होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप ये भी जानो कि बाल क्या अभी थोड़े समय में झड़ रहे हैं, तो क्या ये बारिश का समय है, तो बारिश के समय में थोड़ा हेयर फॉल होता है, नेचुरल है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा समय से झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, तो सोचो कि क्या लास्ट 3-6 महीनों में बीमार पड़े थे, टेंशन में थे, या कोई सर्जरी, एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा घर में सिचुएशन था कि अगर बाल कोई स्ट्रेस वाला कंडीशन है तो बाल झड़ रहे हैं। तो टेलोजेनिक फ्लूइड में नॉर्मली ये भी रिकवर हो जाता है, बट अगर लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर है या आप रोज़ पैनिक कर रहे हो उसको देख के, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करना। अदरवाइज एक नॉर्मल हेयर फॉल आता है हर बारी, जैसे डिलीवरी के बाद हमेशा आता है, बट अगर एक्सेस है तो प्लीज़ गाइडेंस ले लो, क्योंकि हो सकता है न्यूट्रिशनली आप वीक हो, थायराइड की हो सकता है परेशानी हो, कभी कभी स्ट्रेस के कारण भी होता है, नींद अच्छी नहीं है तो भी। प्रोटीन तो मैंडेटरी है। अच्छा, आप मान के चलो आपके बाल के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक आयरन और एक प्रोटीन चाहिए। उसको हर कुछ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रंग का फल और हर रंग की सब्जी खानी चाहिए, सो दैट आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम नहीं हो, ट्रेस एलिमेंट्स भी कम नहीं हो। क्योंकि ये जो ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये नेचर में ना अलग अलग कलर इम्पार्ट करते हैं। तो सब्जियों का रंग जो बदलता है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताता है कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो मिला जुला के खाओगे तो हमेशा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि रेनबो प्लैटर होना चाहिए, 7 रंग होने चाहिए खाने में। ओके। जब सैलून जाते हैं तो अवंती विहार वाले राजू भैया, तो जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि स्पा कर देता हूँ, हर बार स्पा चिपकाते हैं वो भी बेनिफिशियल है? देखिए, स्पा में भी ना कंडीशनिंग करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि चिपकाते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में ना स्पा भी एक पार्ट करता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, शैम्पू किए बाहर आ गए, ना कंडीशनर लगाए, ना हेयर का मॉइस्चराइज़र किए, ना मसाज किए। अब देखना, जब स्पा होता है तो बहुत अच्छे से शैम्पू करते हैं, स्क्रबिंग अच्छे से करेंगे, डैंड्रफ हमने तो फटाक किया 2 मिनट में, वो करेंगे आधे घंटे का स्पा होगा, क्रीम्स भी लगाएंगे, क्लीन बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक पार्ट को क्लीन करते हैं। तो छोटा रोल तो प्ले करते हैं स्पा में।
अब प्रोडक्ट कितने अच्छे लगा रहे हैं राजू भैया, उस पर डिपेंड करेगा। अब मुझे लगता है अच्छा ही लगाते होंगे, तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा, बट लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं फिक्स करता। अवंती विहार वाले सैलून वाले राजू भैया ने अभी हाइड्रा फेशियल भी खरीदा है, तो वो भी चिपकाते हैं, तो वो करवाना चाहिए हाइड्रा फेशियल। देखो अब तो बिजनेस ऐसा है ना कि कोई कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट राजू भैया ने कितने का हाइड्रा फेशियल मशीन खरीदा है, क्योंकि जो वर्ल्ड का बेस्ट हाइड्रा फेशियल MD डिवाइस है ना, वो 24 लाख का आता है। बाप रे। वो है डॉक्टर उज्ज्वला स्किन क्लिनिक में। ठीक है, राजू भैया के पास नहीं है वो 35,000 वाला आता है, वो ब्लू कलर का छोटू वाला होगा जिसमें एक छोटा सा, हाँ वो 35,000 का था। अमेजन पे देख लेना। और सीरम्स भी बहुत मैटर करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ स्किन में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो उस क्वालिटी के हैं कि स्किन के भीतर जाके कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, कि आप कुछ भी बस घुसा रहे हो। तो वो डेंजरस भी है। मैं ये नहीं कहूँगी टेक्निक पे है भैया, हो सकता है अच्छा कर रहे हो, मतलब आप क्योंकि नाम के साथ बोल रहे हो तो मैं भैया से डायरेक्ट पंगे तो लूँगी नहीं, बट लेकिन ऐसे मैं कहूँगी कि देखो हाइड्रा फेशियल ना हाइड्रेशन देता है, बट हाइड्रेशन उसके पानी की वजह से नहीं देता है, उसके सीरम्स की वजह से देता है, और उसके सीरम्स होते हैं कॉस्टली अगर अच्छे यूज़ कर रहे हो। हाइड्रा फेशियल में भी 2-3 मशीनें हैं जो अच्छा काम करती हैं। सबसे बेस्ट तो हाइड्रा फेशियल MD करती हैं, दूसरा मीरा पील करती हैं, और तीसरा सिनर्जी की भी मशीन अच्छा काम करती है, बट उसके सीरम अगर अच्छे हैं तो। हमारे यहाँ तीनों हैं, ठीक है, तीनों मशीनें हैं। सो हमको पता है कि वो किस टाइप से रिजल्ट देंगी, तो तीनों के रिजल्ट अलग आते हैं। इसमें हाइड्रा फेशियल MD का जो रिजल्ट है ना, वो अपने प्रीमियम सीरम्स की वजह से ज़्यादा अच्छा आता है, और लॉन्जिविटी भी 3 हफ्ते तक होती है। बाकी आपकी स्किन पे अगर आप कुछ भी एक्सफोलिएट करते हो ना, या क्रीम लगाते हो, आप देखना जिस दिन आप दही बेसन भी लगाओगे उस दिन स्किन अच्छी लगेगी, क्योंकि उस दिन आपने केयर किया। एक हाफ तो अच्छा लगता है, फर्स्ट हाफ। हाँ, क्योंकि अब कुछ भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत देर मसाज भी होगा, कुछ पैक लगेगा, वो सब चीज़ें काम तो करती है थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, बट अगर आपका हाइड्रा फेशियल 1500 रुपये में हो रहा है ना, तो मतलब आपको सिर्फ पानी ही दिया जा रहा है हाइड्रा फेशियल में, बाकी सीरम तो गोल है, फेशियल नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके सीरम्स भी महंगे होते हैं। आपका हाइड्रा हो रहा है, फेशियल नहीं हो रहा है, सही, क्योंकि जब तक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो स्किन के भीतर जाने चाहिए वो यूज़ नहीं किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अमाउंट में, तो उसका रनिंग कॉस्ट हाई होगा। अगर सीरम अच्छे लगाए हैं, अच्छी मात्रा में जितने लगाने चाहिए, तो उसका रनिंग कॉस्ट हाई है। वो आपको 1500 में अगर मिल रहा है ना, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो फिर अच्छा कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि वो जो सस्ता नहीं मिलता ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। सो व्हेन यू रिकमेंड कि ये हाइड्रा फेशियल करना चाहिए? हाइड्रा फेशियल मान लो आपकी स्किन बहुत ऑयली चल रही है या फिर बहुत चिपचिप है, तो यूजुअली समर्स में या रेनी सीजन में बहुत अच्छा जाता है। सिंपल हाइड्रा फेशियल विंटर में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। हाइड्रा फेशियल MD के सीरम्स अलग अलग आते हैं, सो हम विंटर्स में भी हाइड्रेट करके रख सकते हैं सीरम्स के, तो कभी भी किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपको स्किन केयर चाहिए, अच्छा हाइड्रा फेशियल MD आप कराइए once in a month, या फिर आपको लगता है कि कोई फंक्शन आ रहा है तो आप उसके पहले करा लीजिए। मैं कुछ रेयर स्टोरीज पूछना चाहता हूँ जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया हो, जो काफ़ी रेयर हो और आपको याद हो। देखो अभी क्या हुआ ना, भिलाई के क्लिनिक में अभी सबसे रीसेंट वाला बताती हूँ। मतलब एक पेशेंट आई, उसके ना पूरे पैर में ऐसे उभरा ग्रोथ था, मतलब हॉर्निंग, और वो सोरियासिस के लिए ट्रीटमेंट कहीं से ले रही थी, किसी अच्छी जगह ही ले रही थी भिलाई में, एंड उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे दिखाया, तो मैंने कहा बाबू ये तो सोरियासिस है नहीं। तो बोली नहीं मैम, मेरा तो 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, सोरियासिस करके चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये तो एपिडर्मल वेरुकस नीवस है। मैंने कहा बचपन से होगा, तो बोली नहीं बचपन में कम था, अभी बढ़ गया। मैंने कहा थोड़े रहते हैं, एज के हिसाब से बढ़ते हैं। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने वेरुकस नीवस के लिए सर्जरी करी है, जस्ट कि उसके हॉर्नी पार्ट हटा दें, और बाद में हम प्लान कर रहे हैं लेज़र करने का। तो ये एक रेयर है, क्योंकि पहले तो ये नीवस था और डायग्नोस नहीं हुआ, सोरियासिस करके हो रहा है, जबकि सोरियासिस डिफरेंट टाइप से प्लाक्स में होता है और सीजनल चेंज होता है, उसमें कभी भी ऐसे हॉर्न्स नहीं बनते। तो ये एक बहुत अनयूजुअल था। फिर मेरे पास एक धमतरी से पेशेंट आई थी, उनके पूरे फेस पे ऐसा ट्रायंगुलर पिंक था, एंड बाई चांस मेरी ये स्टाफ ने पेशेंट को बोला था कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ तो पक्का ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला भी कि तुम ऐसे बोल रही हो, मैंने पेशेंट नहीं देखा और तुम बोल रही हो पक्का ठीक हो जाएगा। तो फिर जब हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया, और लिटरली 3 हफ्ते के बाद उसके वो रेडनेस नहीं थी, जबकि वो 3 साल से परेशान थी। सो ऐसा हुआ कि वो क्या था, क्यों हुआ, कुछ हिस्ट्री वो ढंग से नहीं दे पाई, तो डायग्नोसिस भी नहीं बन पाई कुछ।
बट वो ट्रीट हो गया जस्ट बिकॉज कि हमको पता है कि स्किन अगर पिंक है या रेड है और बिना ईचिंग के बिना किसी चीज़ के है तो क्या क्या हो सकता है, और उसको सिर्फ स्किन को ना नॉर्मल कर दिया गया, मतलब जितनी वो दवाइयाँ लगा रही थी उसको बंद कर दिया गया, उसके लिए एक बैरियर रिपेयर क्रीम और कोलाजन बूस्टिंग चीज़ें दी गई और वो 3 हफ्ते में सेटल। सेलिब्रिटीज़ वाला कुछ? तो सेलिब्रिटी वाला तो नाम ही नहीं ले सकती मैं, आप समझ रहे हो ना, मतलब हमारा तो यूएसपी, हम कुछ नहीं बताने वाले आपको हम क्या क्या करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम बिल्कुल नहीं बताते। एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ जो आते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो ऐसी कोई डिजीज़ है जो यहाँ पॉपुलर हो सेंट्रल इंडिया में और बाकी जगह कम हो? यहाँ 2-3 कंडीशंस है जो काफ़ी प्रेजेंट है। एक तो मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ये लेप्रेसी बेल्ट है और यूपी, बिहार, झारखंड और अपना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी पार्ट, यहाँ लेप्रेसी काफ़ी है, तो लोगों को लेप्रेसी है और वो सफ़ेद दाग के लिए आते हैं एंड देन आप डायग्नोस करते हो। मैं जब बोलती हूँ कि इसको लेप्रेसी है, सफ़ेद दाग नहीं है, तो पहला तो ऐसा होता है कि भैया आप कैसे बोल सकते हो, मैं तो सफ़ेद दाग के लिए ले रही थी। एज के साथ बढ़ता भी है? नहीं, इम्यूनिटी के साथ चेंज होता है, लाइक एज उसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता है। और ऐसे काफ़ी यहाँ हिस्टोइड लेप्रेसी, जो कि लेप्रेसी का ही थोड़ा रेयर वाला पार्ट है, बहुत रेयर नहीं है बिकॉज हमने काफ़ी देखा है। हिस्टोइड लेप्रेसी करके पेशेंट ने रामकृष्णा में दिखाया है मुझे, बिकॉज मैं वहाँ कंसल्टेंट हूँ, एंड दवाई देने के विदिन 1 महीने उसके हिस्टोइड लेप्रेसी के लीजन्स दब गए और फिर वो पूरा अपना कोर्स उसका 1 साल का वो पूरा करा। ऐसे बहुत बारी होता है कि मेरे पास लोग ना दाग के लिए आते हैं और वो लेप्रेसी डायग्नोस होते हैं जस्ट बिकॉज कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है ना, और मेरा जो मेडिकल कॉलेज था पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वो अनडिवाइडेड इंडिया का 4th मेडिकल कॉलेज है, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। मैंने एमडी भी वहीं से करा है, तो हम लोगों ने इतने पेशेंट देखे ना कि बहुत देखा हुआ है। और बिहार में है ये, तो ये बेल्ट था लेप्रेसी का। मैं जितने दिन दिल्ली में थी ना, वहाँ भी रेयर लेप्रेसी मैं ही डायग्नोस करती थी अपने एरिया के, बिकॉज डर्मा बैकग्राउंड होने से यही फ़ायदा होता है कि आप सभी दाग को सिर्फ दाग नहीं मानते, बीमारी भी हो सकता है। तो वो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, इवन मेरे को भी था, कि कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी डिफरेंस क्या होता है? तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का मतलब है कि हमको डिलीवरी से नहीं, मतलब हम डिलीवरी नहीं करा रहे, हम आपके पीरियड्स नहीं ठीक कर रहे, हम आपके हॉर्मोन्स नहीं उस वक्त ठीक कर रहे हैं, हम आपके फंक्शनैलिटी ठीक कर रहे हैं। मतलब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कहाँ पे फंक्शनल हो गया? तो अगर डिलीवरी के बाद या पेरीमेनोपॉज वेजाइना लूज़ हो गया, डिलीवरी के कारण मसल टीयर हो जाते हैं तो, या वेजाइना लूज़ होते जाता है तो, या हार्मोनल चेंजेस के कारण या पेरीमेनोपॉज के कारण वेजाइना लूजनिंग है, वहाँ पे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी वर्ड आता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर पेल्विक फ्लोर लूज है तो उसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आता है। सो बेसिकली जो फंक्शनैलिटी ऑफ फीमेल ऑर्गन है, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने को कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक नाम दिया गया है, जो इसी नाम से चल रहा है। यहाँ पे नॉन सर्जिकल पार्ट आता है, जहाँ पे हम सिर्फ डिवाइसेस यूज़ करते हैं या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सर्जरी नहीं कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओवरऑल फंक्शनल पार्ट इम्प्रूव हो जाता है। सो पोस्ट चाइल्ड बियरिंग या पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट मेनोपॉज, अगर कुछ भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और वो आपका फंक्शनैलिटी कम कर रहे हैं, लाइक आप सेक्सुअली उतने एक्टिव नहीं हो, या अगर आपका यूरिन हर वक्त ड्रिप 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 विथ एवरी वेट लिफ्टिंग हो रहा है, तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे काम आ रहा है कि आपका स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नॉन सर्जिकली ठीक किया जाएगा। मास्टर्स में है कि आपका सर्जिकली भी ठीक कर सकते हैं, मतलब वो 2 पार्ट आता है, सर्जिकल वाला मास्टर्स इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी वाले पार्ट में डोमेन में आता है, डिप्लोमा में लाइक लेजर्स। तो आई हैव डन दोनों। पेशेंट्स अवेयर होते हैं इसके बारे में? पेशेंट को हमेशा डिमांड होता है, बट दे आर नॉट अवेयर कि ये होता है। दूसरे, दे आर हेजिटेंट टू टॉक अबाउट, क्योंकि यूजुअली बच्चा होना एंड ऑल, फीमेल को ऐसा बोला जाता है, अब तो बच्चा हो गया, अब क्या। बट देन आप समझो कि अगर किसी का 25 साल में शादी हुआ है, 28 साल में उसको बच्चे हो गए और वो 45 साल में मेनोपॉज होगा, तो 28 से 45 साल वो लूज वेजाइना और यूरिन ट्रिपलिंग के साथ कैसे जी सकती है? और आज के दिन में अगर वो फंक्शनल है या ऑफिस जाती है या नहीं भी जाती है, घर में काम करती है, पूजा पाठ है, वो शादी ब्याह नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि यूरिन लीक हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी खांसेगी, छींकेगी, सर्दी खांसी होगी, वो उसका यूरिन लीक हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, बार बार यूटीआई हो रहा है क्योंकि वजाइना लूज है। तो यहाँ पे वो आता है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे। मैंने अक्सर सुना है कि पापा लोग प्रेशर करते हैं।
एक्चुअली बचपन में लाइक मुझे जैसा याद है यूकेजी में पहली बार कभी होता है ना स्कूल में आपसे पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे बेटा, तो पापा मम्मी ने हमेशा बोला था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, यही सब मुझे था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ऐसा था ना कि 10th तक डॉक्टर बनना चाहती हूँ के अलावा दूसरा लाइन सोचा ही नहीं था मैंने कभी। कभी पढ़ाई करते टाइम डाउट नहीं हुआ कि फालतू फंस गई मैं, या फिर? नहीं, मतलब फालतू तो नहीं फंसी। क्योंकि इतना पढ़ाई होता है उस पर, और डर्मा सबसे टॉप का ब्रांच। हाँ, डर्मा सबसे टॉप का ब्रांच होता है, आपका रैंक बहुत अच्छा आना चाहिए तब जाके, और क्योंकि मैंने स्टेट गवर्नमेंट से उठाया है मतलब बहुत ऊपर रैंक था मेरा, और सीट भी 1 या 2 रहती है उस वक्त। हमारे टाइम में हम लोग वो वाले लोग हैं जो 1 लाख सीट पे नहीं कंपटीशन देते थे, हम लोग 1700 सीट पे MBBS निकालते थे, और डर्मा वर्मा हम लोग 2-4-10 सीट मैक्सिमम मिल जाएगी तो मिल जाएगी, और स्टेट में भी आई थिंक 5 या 6 सीट थी टोटल, और मेरे कॉलेज में सिर्फ 2, उस साल 2 हुई थी, उसके पहले 1 ही हुआ करती थी। अभी प्राइवेट्स भी बहुत है। बहुत मतलब अब आपके पास स्कोप है कि अब आप करो, लेकिन देखो जो हमारी रूक्स है ना, जो मेडिसिन की बुक है हैरिसन, वो इतनी मोटी हुआ करती थी 2 वॉल्यूम में हम लोग के टाइम में, तो हम लोग कहते थे इतना कैसे पढ़ेंगे MBBS में। जब डर्मा लिया और रूक्स थी तो रूक्स की साइज़ इतनी बड़ी थी, इतना मोटा मोटा, और 4 वॉल्यूम, और सिर्फ रूक्स नहीं पढ़ना था, आपको एंड्रयूज भी पढ़ना था, आपको आइडिवल भी पढ़ना था, मतलब आपको फिर लेप्रेसी की अलग बुक पढ़नी थी। मतलब फिर मुझे लगा कि इससे तो आसान शायद मेडिसिन ले लेती मैं, बट लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, बिकॉज अगर आपका नज़र अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा आप क्लिनिकली डायग्नोस करते हो, आपको ना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ना सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए चाहिए होती है, आपका 90% काम ना सिर्फ देख के, मतलब कोई इंसान चेम्बर में घुस रहा है ना 50% डायग्नोसिस हो चुकी है। मतलब पैथोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम नहीं है इस। नहीं है जब कन्फ्यूजन है ना तो पैथोलॉजी भी काम आता है। अब मान लीजिए आपने मुझे हेयर फॉल बोला, तो मैं सिर्फ हेयर देख के नहीं बता पाऊंगी कि और क्या क्या कारण होंगे, बट स्कैल्प का हेल्थ देख के बताऊंगी कि स्कैल्प कहीं से कमज़ोर है क्या, बट न्यूट्रिशन का तो है, तो लैब्स लगते हैं। सो MD डर्मा में, देन फिर और 5-6 डिग्री की समय के साथ लाइक कुछ कोर्सेज होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस से होते हैं या उसके बुक्स होते हैं, देन फिर यू गिव एग्जाम्स, देन यू डू वर्कशॉप्स, यू गो एंड यू डू टीडियस ट्रेनिंग्स होती हैं, हफ्ते भर की होंगी, 10 दिन की होंगी, वो दिन भर आपको बस वही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वही पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आपने एक डिग्री ऑस्ट्रेलिया से भी ली है? देखिए हाँ, दैट इज़ मास्टर इंजेक्टर, जो कि बेसिकली आपको स्किन डेप्थ समझाता है कि बोटॉक्स फिलर्स में कैसे इंजेक्शन कहाँ तक जाना चाहिए, या थ्रेड्स कर रहे हैं तो किस डेप्थ पे जाना चाहिए, या कहाँ से मसल अलाइन करेंगे तो लिफ्टिंग होगी, या मतलब जो भी डेप्थ, बोन कहाँ आ रहा है, अनयूजुअल आर्टरी फेस पे कहाँ आ सकती है, सो दैट इज़ मास्टर इंजेक्टर। तो वो प्रॉपर अच्छे से गाइड करते हैं दिन भर विद बॉडी कि आप डायग्नोस कर रहे हो कि फेस पे कहाँ क्या कर सकते हैं या क्या रीसेंट एडवांसेस है। सो डिफरेंट फोटे जो कि आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी ट्रेनिंग भी उनसे ही लो जो अपने फील्ड के बेस्ट हैं। सो मैंने अपना परमानेंट मेकअप वाला भी कोर्स जो किया वो डॉक्टर गुंजन शाह मैम से किया, जो कि परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट है, एंड शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट। तो ऐसा नहीं कि मैंने जिससे सीखा वो कोई भी है सिखाने वाला, तो वो भी आई टेक केयर कि मुझे सिखाने वाला गुरु भी लाइक अपने फोटे में सबसे बेस्ट है। मेरा कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जो मास्टर्स है या डिप्लोमा है जो इंडियन कॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, वो डॉक्टर नवनीत मागो के अंडर किया हुआ है। डॉक्टर नवनीत मागो वर्ल्ड के बेस्ट है, इंडियन है बट वर्ल्ड के बेस्ट है। सो मैंने काफ़ी लोग को देखा है, उनका बॉडी का कलर अलग होता है और फेस रेड होता है, अलग सा होता है, तो वो क्या होता है? जी, वो होता है टॉपिकल स्टेरॉयड डैमेज फेस। तो ये इसमें क्या होता है ना कि यूजुअली वो लोग क्या करते हैं कि गोरे होने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाके बोलते हैं कि भैया एक ट्यूब दे देना, और वो उनको कोई एक्जिमा वाली ट्यूब दे देता है जिसमें स्टेरॉयड प्लस सैलिसिलिक एसिड होता है। कभी कभी तो एड़ी फटने वाली क्रीम्स होती है और वो उसको लगा रहे होते हैं। इसमें बहुत तरह के क्रीम्स आते हैं लाइक वेटनोवेट, कॉर्डिडम, पैंडम, फोर्डम, ओसी केम, मतलब इतने नाम है कि अब हमको भी वो नहीं समझ में आता है। स्किन शाइन ये काफ़ी फेमस है आजकल, मेरे सब बहुत पेशेंट में है जो इस टाइप के करके आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, स्टेरॉयड यूज़ होता है, और स्टेरॉयड का काम होता है वो इनहिबिटरी क्रीम होती है, तो हर चीज़ इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, तो मेलानिन प्रोडक्शन भी कम कर देती है। लेकिन ये साथ में कोलाजन बनना भी कम कर देगी, तो स्किन पतली हो जाएगी, खून की नलियाँ दिखने लगेंगी, चेहरे पे बाल आने लगेंगे। जब भी आप इस क्रीम को छोड़ना चाहोगे तो चेहरा जलने लगेगा या काला पड़ जाएगा, चेहरे पे दाने आ जाएंगे,
और धूप में जाओ तो चेहरा काला पड़ जाएगा, और लगाते रहो तो ठीक रहेगा। बट ये एक ना नशे की तरह हो जाता है और आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज करता है। तो ये TSDF कहलाता है, टॉपिकल स्टेरॉयड डैमेज फेस। इसको ट्रीट करना भी काफ़ी ट्रिकी होता है, मतलब इसको तरीके से ठीक किया जाए तो 6 महीने में स्किन वापस नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अभी गोरे होने का इतना क्रेज़ है इंडिया में कि लोग जाने अनजाने इवन सैलून्स में ये लोग अपनी क्रीम में स्टेरॉयड क्रीम डाल के लोगों को दिए हुए हैं, और उनको नहीं पता क्योंकि उस पर कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता। देखो, कभी भी कोई प्रोडक्ट लगाओ ना, प्लीज़ फॉर्मुलेशन देख लो। कोई भी डिब्बी में कोई भी क्रीम आपको नहीं जमेगी। आपका हेल्थ है, आपकी स्किन है, आप खिलवाड़ मत करो। बहुत सारे जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी सीरम्स निकाल रहे हैं, नियासिनामाइड से सैलिसिक एसिड, तो वो बेटर होती है। स्किन पे हमेशा एक ही एक्टिव लगता है, एक ही एक्टिव मतलब ऐसा चीज़ जो स्किन को चेंज कर रहा हो। तो AHA अगर लगेगा तो सिर्फ AHA लगेगा, BHA लगेगा तो सिर्फ BHA लगेगा, अगर विटामिन C लगेगा तो वो दूसरे के साथ नहीं लगेगा, या रेटिनॉल लगेगा तो बाकी AHA BHA नहीं लगेगा। तो एक ही एक्टिव देना चाहिए। स्किन को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट करने से स्किन ब्रेकआउट्स करती है और फिर बहुत बुरे ढंग से ख़राब होती है, जिसको सेटल करने में हमको 3 to 6 स्किन साइकिल लगते हैं, और एक स्किन साइकिल 4 से 6 हफ्ते का होता है। मतलब 3 to 6 स्किन साइकिल का मतलब हो गया कि हो सकता है 8 महीने तक हम आपकी स्किन को वापस सिर्फ नॉर्मल करने में लग रही हो। तो स्किन पे कोई भी रिजल्ट ऐसे भी 3 से 6 हफ्ते के पहले नहीं आता, कुछ भी लगाओगे तो। और ओवर अग्रेसिव नहीं करना है कि सुबह में भी रगड़ के फेस वॉश कर रहे हैं, शाम में भी रगड़ के फेस वॉश कर रहे हैं, फिर विटामिन C भी लगा रहे हैं, रेटिनॉल भी लगा रहे हैं, एजिलिक एसिड भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन किसके साथ क्या देखना पड़ेगा। और हमेशा मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करो। फेस वॉश 15 सेकंड से ज़्यादा देर का नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड इज़ मैक्सिमम, सॉरी। एंड आइज़ के अराउंड तो फेस वॉश करते भी नहीं है। आई थिंक लोगों को ना अब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के बजाय डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, एक और बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरी एक पेशेंट थी, वो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट मेरे यहाँ करा रही थी, और उसका अपने प्रोफाइल पे वो अपना कोई प्रोडक्ट दिखाती थी कि इसको मैं पीने से गोरी हो रही हूँ, और मुझे वो फुल बॉडी लाइटनिंग के लिए अच्छा ट्रीटमेंट करा रही है एकदम, और कॉम्प्लेक्शन वहाँ इंप्रूव हो रहा है। तो ऐसे बहुत है मेरे पेशेंट वो तो जहाँ से ब्रांड ऑफर आएगा हो रहे हैं, बट आपके इंस्टाग्राम में वो बता रहे हैं कि ये वाली क्रीम से मैं ठीक हो गई। इतना आसान ठीक नहीं होता, धीरे धीरे ठीक होता है, या फिर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। इतना इन्फॉर्मेटिव और इतना डीप बात और मैंने तो कभी पॉडकास्ट में भी नहीं सुना। सो आई थिंक ये पहला होगा जो स्किन पे हम लोगों ने और हेयर पे इतना लंबा बात किया है। थैंक यू मनीष, बुलाने के लिए।